राम राम खम्मागणी दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की पांचों यूनिट को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आपके जो सिलेबस में लिख रखा है वो लिख रखा है भारत का इतिहास 1707 से 1885 ईस्वी तक। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारांश इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके अधिकतर क्वेश्चन इससे हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। यहाँ पर है जो पहली यूनिट, इसका संपूर्ण सारांश है। 1707 ईस्वी में शक्तिशाली मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही विशाल मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया है जो आपके शुरू हो गई थी। इसके पीछे हैं जो कई कारण थे। औरंगजेब की असहिष्णु धार्मिक नीतियां, उसका दक्षिण भारत में लंबे समय तक उलझे रहना, कमजोर और विलासी उत्तराधिकारी और दरबार में होने वाले स्वार्थी गुटबंद इसमें हैं जो आपके शामिल थे। रही सही कसर है जो आपके विदेशी आक्रमणकारी, जिसमें है जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के विनाशकारी विदेशी आक्रमणों ने पूरी कर ली थी, जिन्होंने मुगलों की आर्थिक और सैन्य शक्ति को है जो आपके पूरी तरह तोड़ दिया था। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने का सीधा लाभ उठाकर कई महत्वाकांक्षी प्रांतीय गवर्नर, जिन्हें सूबेदार कहा जाता है, उन्होंने खुद को है जो स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसमें क्षेत्रीय राज्यों का है जो आपके उदय हुआ था, जिनमें प्रमुख थे मुर्शिद कुली खां द्वारा बंगाल, सादत खां द्वारा स्थापित अवध और निजाम उल मुल्क द्वारा स्थापित हैदराबाद। ये राज्य मुगलों से अलग तो हुए लेकिन बाद में खुद को है जो सुरक्षित नहीं रख सके। भारत की इस राजनीतिक अस्थिरता और आपसी फूट का सबसे बड़ा फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने कूटनीति और मीर जाफर खां के विश्वासघात के सहारे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया, जिससे भारत में ब्रिटिश सत्ता की पहली नींव पड़ी। इसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता का है जो आपके प्रमाण है। इसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम खां, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को निर्णायक रूप से हराया। बक्सर युद्ध के बाद हुए इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को वास्तविक शासक बना दिया। यहीं से भारत की गुलामी का पक्का रास्ता है जो आपके तैयार हो गया। अब हम इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण क्या माना जाता है? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु और उसके बाद गद्दी पर बैठे अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारियों का शासन ही मुगल साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण था। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुगल सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने है जो आपके की थी। हैदराबाद में आसफ जाही वंश का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने है जो आपके की थी। चौथा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर के ऐतिहासिक युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति हैं जो आपके हेक्टर मुनरो ने इसका नेतृत्व आपके किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन में विदेशी आक्रमणों की क्या भूमिका रही? नादिर शाह ने आपके 1739 में और अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की कमर है जो आपके तोड़ दी थी। शाह ने दिल्ली में भारी कत्लेआम किया और तख्त-ए-ताऊस, मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। इन आक्रमणों ने मुगलों की खोखली हो चुकी ताकत को दुनिया के सामने उजागर कर दिया और पतन की गति है जो आपके तेज कर दी। स्वतंत्र अवध राज्य का उदय कैसे हुआ? अवध का सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत अधिक था। 1722 ईस्वी में सादत खां को अवध का सूबेदार बनाया गया। मुगल दरबार की कमजोरियों और गुटबंदी से निराश होकर उसने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया। उसने किसानों की स्थिति सुधारी, विद्रोह को कुचला और एक शक्तिशाली अवध राज्य की है जो आपके नींव रखी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम का अंग्रेजों से विवाद क्यों हुआ? मीर कासिम एक योग्य और स्वाभिमानी शासक था जो अंग्रेजों के अनावश्यक हस्तक्षेप से परेशान हो गया था और उनसे मुक्ति चाहता था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी और अंग्रेजों द्वारा दस्तखत के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी भारतीय व्यापारियों के लिए भी व्यापार कर मुक्त कर दिया था। यही अंग्रेजों के साथ विवाद का आपके मुख्य कारण बना। प्लासी के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? प्लासी के युद्ध ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बनाया गया और अंग्रेजों को अपार धन और चॉइस परागने की जिम्मेदारी मिली। बंगाल पर अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की मजबूत नींव है जो यहाँ से आपके स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, ब्लैक होल काली कोठरी की घटना क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
20 जून 1756 को नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर हैं जो आपके कब्जा करने के बाद 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में है जो आपके बंद कर दिया। भयानक गर्मी और घुटन के कारण अगली सुबह केवल हैं जो आपके 23 अंग्रेजी बचे थे, बाकी चले गए थे। अंग्रेजों ने इसी घटना का बहाना बनाकर है जो प्लासी का युद्ध आपके छेड़ दिया था। अगले दो बड़े क्वेश्चन है लगभग 250 शब्दों में, इसमें है जो आपको मेन पॉइंट को याद रखना है जिससे है जो आप अच्छी तरह से लिख पाए। पहला क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों की विस्तृत विवेचना कीजिए। मुगल साम्राज्य जिसमें लगभग 2 शताब्दियों तक भारत के एक विशाल भूभाग पर एकत्र होकर है जो शासन किया था, 18वीं शताब्दी की शुरुआत 1707 ईस्वी से ही तेजी से पतन की ओर अग्रसर होने लगा। मुगलों का पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था बल्कि यह कई घटनाओं का परिणाम था। इसके पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। औरंगजेब की अदूरदर्शी नीतियां या औरंगजेब की नीतियां भी लिख सकते हैं। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक असहिष्णुता की नीति ने मुगलों के सबसे वफादार राजपूत, सिखों, जाटों को मुगलों का कट्टर दुश्मन बना दिया। इसके अलावा उसकी दक्कन नीति साम्राज्य के लिए घातक साबित हुई। वह दक्षिण भारत में मराठों के खिलाफ लगातार 25 वर्षों तक उलझा रहा, जिससे साम्राज्य का खजाना पूरी तरह है जो आपके खाली हो गया और उत्तर भारत के प्रशासन में है जो आपके अराजकता फैल गई। अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कोई भी मुगल सम्राट जैसे कि बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख सियर, महमूद शाह रंगीले इतने योग्य नहीं थे कि वह इतने विशाल साम्राज्य को संभाल सके। वे बेहद ही विलासी, कमजोर और शासन के प्रति हैं जो लापरवाह थे। दरबार की गुटबंदी और षड्यंत्र, कमजोर सम्राटों के कारण वास्तविक सत्ता दरबारियों के हाथों से चली गई। मुगल दरबार ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी गुटों का अखाड़ा है जो बन गया था। ये गुट साम्राज्य की रक्षा करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों के लिए एक दूसरे से हैं जो आपके साजिश करते थे। ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण रहा है। कारण है जागीरदारी और कृषि संकट। साम्राज्य में मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उन्हें वेतन के बदले देने के लिए पर्याप्त जागीरें, जमीनें नहीं बची थी। अपना खर्च निकालने के लिए जमींदारों ने किसानों पर करों का भारी बोझ डाल दिया, जिससे खेती बर्बाद हो गई और कई जगह बड़े किसान विद्रोह करने लग गए थे। ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण रहा। विदेशी आक्रमण और क्षेत्रीय राज्यों का आपके उदय हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने है जो आपके मुगलों की बची कुची प्रतिष्ठा को आपकी मिट्टी में मिला दिया। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे बड़े प्रांत, स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास तक सिमट कर रह गया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य अपने आंतरिक खोखलेपन, आर्थिक संकट और योग्य नेतृत्व के अभाव के कारण ही अपने बोझ तले ताश के पत्तों की तरह है जो आपके ढह गया। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 के कारण, परिणाम और इसके ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालिए। भारतीय इतिहास में 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध एक युगांतरकारी और सबसे निर्णायक घटना है। अगर प्लासी का युद्ध 1757 ने अंग्रेजों को बंगाल में कदम रखने की जगह दी, तो बक्सर के युद्ध ने उन्हें पूरे भारत की एक सर्वोच्च और अपराजय शक्ति के रूप में स्थापित है जो कर दिया था। अब है जो आपके बक्सर के युद्ध के कारण क्या थे, तो इस युद्ध का मुख्य कारण बंगाल के नवाब मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बढ़ते मतभेद थे। अंग्रेजों ने मीर कासिम को इस उम्मीद में नवाब बनाया था कि वह उनके हाथों की कठपुतली बना रहेगा, लेकिन मीर कासिम एक स्वाभिमानी और योग्य शासक निकला। उसने कंपनी के कर्मचारियों को दस्तखत निःशुल्क व्यापार पास के दुरुपयोग का कड़ा है जो विरोध किया, क्योंकि इससे नवाब के खजाने को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। जब अंग्रेज अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मीर कासिम ने एक साहसिक कदम उठाते हुए भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार देने की अनुमति दे दी। अंग्रेजों ने इसे अपना अपमान समझा और मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया। मीर कासिम भागकर अवध गया और वहां उसने अवध के नवाब सौजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए एक संयुक्त मोर्चा आपके बनाया। बक्सर के युद्ध के परिणाम और ऐतिहासिक महत्व। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना सुसज्जित होकर आई और उसने इस संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया था। इसके परिणाम है जो आपके निम्नलिखित रहे। सैन्य श्रेष्ठता का स्पष्ट प्रमाण। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने षड्यंत्र और धोखे से जीता, लेकिन बक्सर का युद्ध उसकी वास्तविक सैन्य शक्ति, अनुशासन और उन्नत तोपखाने की जीत थी। इससे साबित कर दिया कि पारंपरिक भारतीय सेनाएं अंग्रेजों के आधुनिक हथियारों के सामने नहीं टिक सकती थी। इलाहाबाद की संधि जो कि
1765 में हुई थी। इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट और अवध के नवाब के साथ एक अपमानजनक संधि की। इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूलने का कानूनी अधिकार है जो आपके प्राप्त हो गया। वास्तविक राजनीतिक सत्ता की स्थापना। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को एक साधारण व्यापारिक कंपनी से भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक और शक्ति है जो आपके बना दिया था। मुगल सम्राट अंग्रेजों का पेंशन भोगी बनकर रह गया और अवध अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि बक्सर के युद्ध ने भारत के भाग्य का फैसला किया और अगले 200 वर्ष की गुलामी की जंजीरें हैं जो आपके तैयार की थी। इस पहली यूनिट का एक निबंधात्मक क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उदित हुए नए क्षेत्रीय राज्यों जिसमें बंगाल, अवध और हैदराबाद के उद्भव विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। 18वीं शताब्दी के शुरुआती समय में भारतीय इतिहास में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का काल था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगल साम्राज्य तेजी से पतन होने लगा तब केंद्रीय सत्ता इतनी कमजोर हो गई थी कि वह अपने दूर दराज के प्रांतों पर नियंत्रण नहीं रख सकी और मुगल दरबार के षड्यंत्रों और सम्राटों की अयोग्यता का सीधा लाभ उठाकर कई महत्वाकांक्षी और योग्य प्रांतीय सूबेदारों ने स्वयं को स्वतंत्र शासक हैं जो घोषित कर दिया। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर 3 प्रमुख और शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। वे थे बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल का उदय। मुगल काल में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध और उपजाऊ सूबा था। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना का श्रेय है जो आपके मुर्शिद कुली खां को जाता है। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, लेकिन जब दिल्ली की सत्ता कमजोर पड़ने लगी तो उसने खुद को स्वतंत्र शासक मान लिया और उसने अपनी राजधानी ढाका से हटाकर है जो मुर्शिदाबाद बनाई। मुर्शिद कुली खान ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि व्यवस्था में सुधार किया, किसानों को ऋण दिए और इजरेदारी प्रथा यानी राजस्व ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया। उसके शासनकाल में बंगाल में शांति और समृद्धि आई। के बाद अलीवर्दी खान ने बंगाल पर कुशलता से शासन किया। अलीवर्दी खान के समय बंगाल व्यापार कृषि के मामले में इतना संपन्न हो गया कि उसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। अवध का उदय। अवध सामरिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि यह गंगा नदी के बेहद उपजाऊ मैदान में स्थित था। स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक हैं जो आपके सादत खां को माना जाता है। 1722 ईस्वी में उसे अवध का सूबेदार बनाया गया था। सादत खान ने है जो अवध में फैली अव्यवस्था को दूर किया, शक्तिशाली विद्रोही जमींदारों को कठोरता से उनका दमन किया और एक नई न्यायपूर्ण और आपके राजस्व व्यवस्था लागू की। उसने अपने प्रशासन में धार्मिक भेदभाव नहीं किए, हिंदू मुसलमान दोनों को ऊंचे पदों पर रखा। उसके बाद है जो आपके सफदर जंग और शौजुद्दौला जैसे शासकों ने अवध को और भी अधिक शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। आगे चलकर लखनऊ अवध की कला, तहजीब और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। हैदराबाद का उदय। दक्षिण भारत में एक बड़े और स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की नींव 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने रखी थी। वह मुगल दरबार का एक अत्यंत योग्य और चतुर वजीर था। मुगल सम्राट महमूद शाह रंगीले की विलासिता और दरबार के तुच्छ षड्यंत्रों से निराश होकर वह दिल्ली छोड़कर दक्षिण भारत है जो चला गया था। वहां जाकर उसने मुबारिज खां को शेरखेड़ा के युद्ध में हराकर हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना की थी। उसने मुगलों से औपचारिक रूप से नाता नहीं तोड़ा था, लेकिन व्यवहार में वह पूरी तरह से स्वतंत्र शासक की तरह है जो आपके काम करने लगा था। उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई और दक्कन में शांति और राजस्व व्यवस्था और कानून व्यवस्था को है जो आपके सुदृढ़ किया था। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बंगाल, अवध और हैदराबाद का उदय मुगल साम्राज्य की कमजोरी का सीधा परिणाम था। इन राज्यों के शासकों ने प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से है जो आपके नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ढाल दिया था। इन्होंने 18वीं शताब्दी में भारत में कुछ हद तक राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक विकास तो सुनिश्चित किया, लेकिन राष्ट्रीय एकता का अभाव होने के कारण वे आपस में लड़ते रहे और इसी आपसी फूट का फायदा है जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड यूनिट, इसका संपूर्ण सारांश। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के बाद भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक
राजनीतिक और सैन्य शक्ति बनकर उभरा। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद जब छत्रपति शाहू जी को मुगलों की कैद से आज़ादी मिली तो मराठा सत्ता का वास्तविक केंद्र पेशवा प्रधानमंत्री के हाथों में आ गया। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव जैसे अत्यंत योग्य पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का विस्तार दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक, अटक से हैं जो आपके कटक तक हो गया था। बाजीराव प्रथम ने हिंदूपत पादशाही का आदर्श रखा और मराठों को एक अखिल भारतीय शक्ति है जो आपके बना दिया। मराठा प्रशासन अपनी सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली के लिए जाना जाता था। केंद्रीय प्रशासन पुणे के हुजूर दफ्तर से है जो चलता था। आय के मुख्य साधन थे आपके चौथ और सरदेशमुखी, जिसमें है जो आपके चौथ में 1/4 हिस्सा लिया जाता था आय का, और इसमें है जो आपके सरदेशमुखी कर में 1/10 हिस्सा लिया जाता था जो पड़ोसी राज्यों से सुरक्षा के बदले वसूले जाते थे। 1761 ईस्वी में पानीपत के तीर्थ युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से हार के कारण मराठों को भारी झटका लगा, लेकिन माधवराव के नेतृत्व में उन्होंने फिर से अपनी ताकत बटोरी। हालांकि 18वीं शताब्दी के अंत में मराठा सरदार सिंधिया, होलकर और भोसले गायकवाड़ के बीच आपसी फूट पैदा हो गई थी। इसी फूट और सत्ता के लालच का फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। अंग्रेजों और मराठों के बीच सर्वोच्चता के लिए 3 अगल मराठा युद्ध लड़े गए। अंततः 1818 ईस्वी में तीर्थ युद्ध के बाद मराठा शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई और पेशवा का पद है जो आपके समाप्त कर दिया और भारत पर अंग्रेजों का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया था। अब हम इस यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, मराठा राज्य में पेशवा का क्या अर्थ था? मराठा प्रशासन में पेशवा का अर्थ प्रधानमंत्री होता था, जो शुरुआत में राजा का सलाहकार था लेकिन बाद में है जो वास्तविक शासन बन गया। अगला प्रश्न है, मराठों द्वारा वसूले जाने वाले 2 कर कौन से थे? तो मराठों द्वारा वसूले जाने वाले 2 कर थे। एक तो था आपके चौथ, जो कि आपके 1/4 या 25% राजस्व लिया जाता था, और एक था आपके सरदेशमुखी जो कि 1/10 या 10% हिस्सा है जो लिया जाता था। तीसरा क्वेश्चन है, किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है? अपनी शानदार सैन्य सफलताओं के कारण बाजीराव प्रथम को है जो आपके लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ है जो आपके समाप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 5, अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को कहां भेज दिया गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा का पद है जो आपके समाप्त करके बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर है जो भेज दिया था आपके अंग्रेजों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मराठा शक्ति के उदय में पेशवाओं की क्या भूमिका थी? तो छत्रपति साहू जी के शासनकाल में अष्ट प्रधान व्यवस्था में पेशवा का पद सबसे शक्तिशाली हो गया। बालाजी विश्वनाथ ने कूटनीति से साम्राज्य को स्थिर किया और उनके बाद बाजीराव प्रथम ने अपने सैन्य कौशल से मुगलों को कमजोर कर मराठा पताका को उत्तर भारत तक है जो आपके फहराया था। पताका का मतलब है जो आपके झंडा, उसको उत्तर भारत तक है जो फहराया था, अटक से कटक तक। पेशवाओं ने मराठों को एक क्षेत्रीय शक्ति से अखिल भारतीय साम्राज्य में है जो आपके बदल दिया था। अगला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? चौथ पड़ोसी राज्यों की कुल आय का 1/4 1/4 हिस्सा होता था जो मराठे उन राज्यों को बाहरी आक्रमण या अपनी ही लूट से बचाने के बदले हैं जो वसूला करते थे, और सरदेशमुखी आय का 1/10 हिस्सा मतलब 10% होता था जिसे मराठे स्वयं को महाराष्ट्र का सर्वोच्च देशमुख यानी प्रधान होने के दावे के आधार पर हैं जो आपके मांगते थे। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीर्थ युद्ध जो कि 1761 में मराठों पर क्या प्रभाव पड़ा? 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुए इस युद्ध में मराठों की भयानक हार हुई। उनके हजारों कुशल सैनिक और प्रमुख सेनापति मारे गए। इस हार ने मराठों को पूरे भारत पर शासन करने का सपना तोड़ दिया और अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करने का रास्ता है जो आपके साफ कर दिया था। क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, बेसिन की संधि का क्या महत्व था? तो बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 ईस्वी में हुई थी। बेसिन की संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और मराठों के बीच हुई थी। अपनी सत्ता बचाने के लिए पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली और पुणे में अंग्रेजी सेना रखना मान लिया था। इस संधि में मराठों की स्वतंत्रता का अंत कर दिया और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को आपके जन्म दिया। पांचवा प्रश्न है, मराठा परिसंघ से आप क्या समझते हैं? साम्राज्य के विस्तार के साथ सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। बाजीराव प्रथम के समय अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी प्रमुख मराठा सरदारों को दी गई थी, जैसे ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोसले। इन सरदारों के इस ढीले ढाले संगठन को ही आपके मराठा परिसंघ है जो कहा गया था। अगले 2 लघुत्रात्मक क्वेश्चन है आपके 250 शब्दों के लगभग। प्रथम क्वेश्चन है आपके पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन मराठा साम्राज्य के विस्तार का वर्णन
कीजिए। बाजीराव प्रथम जो कि आपके 1720 से 1740 ईस्वी को भारतीय इतिहास के सबसे महान घुड़सवार सेनापतियों और मराठा साम्राज्य के वास्तविक निर्माताओं में से एक माना जाता है। 20 वर्ष की आयु में पेशवा बनने के बाद उसने मराठा साम्राज्य को दक्षिण की क्षेत्रीय सीमाओं से निकालकर उत्तर भारत की ओर है जो आपके फैला दिया था। विस्तार की नीति तो बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को बहुत अच्छी तरह है जो आपके समझ लिया था। उसने छत्रपति साहू जी से कहा था, आइए हम इस पुराने और जर्जर वृक्ष मुगल साम्राज्य के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएगी। और उसका लक्ष्य हिंदू पद पादशाही की स्थापना करना था, जिससे उसे हिंदू राजाओं का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। पेशवा बाजीराव की प्रमुख सैन्य विजय मालवा और गुजरात विजय। बाजीराव ने मालवा और गुजरात पर आक्रमण करके मुगल सूबेदारों को हराया और वहां से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार है जो प्राप्त किया। बुंदेलखंड अभियान, जब मुगल सूबेदार महमूद खान बंगस ने बुंदेलखंड के राजपूत राजा छत्रसाल पर हमला किया तो बाजीराव ने उनकी मदद की थी। राजा छत्रसाल ने कृतज्ञ होकर मराठों को अपने राज्य का एक हिस्सा दिया और मस्तानी नाम की एक नर्तकी भी है जो उसे भेंट की थी। गजब बात है। अगला है आपके निजाम पर विजय। बाजीराव ने पालखेड़ा और भोपाल के युद्धों में हैदराबाद के निजाम उल मुल्क को बुरी तरह हराया और उसे मराठा की अधीनता स्वीकार करने के लिए है जो आपके मजबूर किया। दिल्ली पर धावा, 1737 ईस्वी में बाजीराव ने केवल 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर धावा बोल दिया, जिससे मुगल सम्राट महमूद शाह इतना घबरा गया कि वह दिल्ली छोड़ने को तैयार हो गया। इस घटना ने मराठों की धाक पूरे भारत में है जो आपके जमा दी। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि बाजीराव प्रथम ने अपने 20 वर्षों के शासनकाल में लगभग 40 युद्ध लड़े और किसी भी युद्ध में है जो वो पराजित नहीं हुआ। उसने मराठों को भारत की सर्वोच्च शक्ति है जो आपके बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरा प्रश्न है, मराठा प्रशासन की संरचना और मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। मराठा प्रशासन जो शुरुआत में शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान द्वारा संचालित होता था, 18वीं शताब्दी में पेशवाओं के उदय के बाद एक नए रूप में है जो आपके विकसित हुआ। पेशवाओं के काल में मराठा प्रशासन अत्यधिक सुसज्जित और केंद्रीकृत हो गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो आपके निम्नलिखित थी। आपको मेन पॉइंट को ध्यान रखना है। पहली विशेषता है आपके केंद्रीय प्रशासन। छत्रपति यानी राजा नाम मात्र का शासक रह गया और वास्तविक सत्ता है जो आपके पेशवा जिसे प्रधानमंत्री के पास है जो आ गई थी। पुणे मराठा साम्राज्य की राजधानी है जो बन गया था। पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर कहलाता था जो पूरे प्रशासन का केंद्र था। यहाँ साम्राज्य के सभी प्रांतों का राजस्व रिकॉर्ड, सैनिकों का वेतन और सभी प्रशासनिक कार्य बहुत बारीकी से हैं जो लिखे जाते थे और उनको संभाल कर रखा जाता था। प्रांतीय प्रशासन, मराठा साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए कई प्रांतों सूबों में है जो आपके बांटा गया था। प्रांतों के प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। प्रांतों को आगे परगनों और आपके तरफों यानी जिलों में है जो आपके बांटा गया था। मामलतदार और कामविसदार परागने के मुख्य अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूली और न्याय का काम है जो करते थे। सबसे छोटी इकाई गांव होती थी जिसका मुखिया है जो आपके पाटिल कहलाता था। राजस्व व्यवस्था, मराठों की आय का मुख्य स्रोत कृषि पर चौथ और सरदेशमुखी थे। कृषि योग्य भूमि की नियमित पैमाइश माप की जाती थी। पेशवाओं ने राजस्व वसूली के लिए है जो आपकी इजारेदारी ठेकेदारी प्रथा भी है जो आपकी शुरू की थी। न्याय व्यवस्था, मराठों की न्याय व्यवस्था काफी सरल और पुरानी परंपराओं पर आधारित थी। गांव में न्याय का काम है जो आपके पाटिल ग्राम पंचायत की मदद से है जो करता था। बड़े मामलों की सुनवाई जिले के अधिकारी करते थे। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य न्यायाधीश होता था, लेकिन अंतिम अपील पेशवा के पास है जो आपकी सुनी जाती थी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मराठा प्रशासन काफी व्यावहारिक था। हालांकि बाद के वर्षों में यह व्यवस्था सामंती हो गई जिससे केंद्रीय पकड़ है जो आपके कमजोर हो गई थी और साम्राज्य का पतन है जो आपके शुरू हो गया था। अब हम देखते हैं सेकंड यूनिट का एक निबंधात्मक क्वेश्चन। अग्ल मराठा संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? तीनों अग्ल मराठा युद्धों के परिणाम बताते हुए मराठा साम्राज्य के पतन के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखो, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच सीधी टक्कर हुई। इन दोनों शक्तियों के बीच हुए इस ऐतिहासिक टकराव को अग्ल मराठा संघर्ष कहा जाता है। अग्ल मराठा संघर्ष के मुख्य कारण साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद अंग्रेज उत्तर भारत में मजबूत हो चुके थे। अब उनका लक्ष्य दक्षिण और मध्य भारत पर कब्जा करना था जहां मराठे सबसे बड़ी रुकावट थे। दूसरा है मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। मराठा सरदारों और पेशवाओं के परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आपसी लड़ाई चल रही थी। विशेष रूप से रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लालच में अंग्रेजों से सूरत की संधि है जो कर ली थी, जिससे अंग्रेजों को मराठों के घरेलू मामलों में दखल देने का बहाना है जो मिल गया था।
तीसरा कारण है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की नीति थी कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाया जाए। 1802 ईस्वी में है जो उसने पेशवा बाजीराव द्वितीय पर सहायक संधि थोप दी, जो बाकी स्वाभिमानी मराठा सरदारों को स्वीकार नहीं थी। तीनों आंग्ल मराठा युद्ध और उनके परिणाम। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1775 से 82 तक चला था। यह युद्ध रघुनाथ राव के कारण शुरू हुआ। महर्षि सिंधिया की कूटनीति के कारण यह युद्ध है जो आपके सालबाई की संधि पर समाप्त हुआ। दोनों पक्षों ने जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए और 20 वर्षों तक शांति है जो बनी रही। दूसरा है जो आपके द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 तक चला, जब पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता बेसिन की संधि स्वीकार कर ली तो सिंधिया और भोसले ने इसका है जो विरोध किया और युद्ध छेड़ दिया, लेकिन वे अलग अलग लड़े और अंग्रेजों से हार गए। उन्हें अपमानजनक संधियां हैं जो इसके कारण करनी पड़ी थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 1818 ईस्वी के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करने के बहाने मराठों पर है जो दबाव डाला। पेशवा, होलकर और भोसले ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी प्रयास है जो किया, लेकिन बुरी तरह है जो हार गए। परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। अब है मराठा साम्राज्य के पतन के कारण। मराठों के पतन के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। सबसे बड़ा कारण उनकी आपसी फूट थी। सिंधिया, होलकर और भोसले गायकवाड़ एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कभी नहीं लड़े। वे हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहे। दूसरा कारण था राष्ट्रीय भावना का अभाव। उनके पास कोई ऐसा विजन नहीं था जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सके। तीसरा प्रमुख कारण था सैन्य और तकनीकी पिछड़ापन। मराठों की सेना तोपखाने, हथियारों और अनुशासन के मामले में अंग्रेजी सेना के सामने कहीं नहीं टिकी थी। उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से छौत जैसे लूट और करों पर है जो आपके निर्भर थी। अंततः कुशल नेताओं बाजीराव प्रथम और आपके महादजी सिंधिया के निधन के बाद मराठा शासन है जो कमजोर हो गया और धीरे धीरे इसका पतन है जो स्टार्ट हो गया था। अब हम थर्ड यूनिट का सारांश और इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आक्रमण विस्तार का काल था। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए सबसे पहले आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में फ्रांसीसियों को हराया और उन्हें भारत की राजनीति से है जो बाहर कर दिया। इसके बाद उन्होंने भारतीय राज्यों को निशाना बनाया। दक्षिण भारत में हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को सबसे बड़ी है जो आपके कड़ी टक्कर दी थी। 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद अंततः 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए और मैसूर पर अंग्रेजों का नियंत्रण है जो आपके स्थापित हो गया। उत्तर पश्चिम भारत में महाराजा रणजीत सिंह ने 12 सिख गुटों को एकजुट करके एक शक्तिशाली और धर्मनिरपेक्ष सिख साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने यूरोपीय तर्ज पर अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, जिससे अंग्रेज उनके जीते जी पंजाब की ओर आंख उठाकर नहीं देख सके थे। हालांकि 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। इस बीच रूसी आक्रमण के डर और व्यापारिक हितों के कारण 1843 ईस्वी में अंग्रेजों ने अनुचित तरीके से सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। अंततः पंजाब भी आपसी फूट का लाभ उठाकर लॉर्ड डलहौजी ने 2 आंग्ल सिख युद्धों के बाद 1849 ईस्वी में पूरे पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार युद्धों, सहायक संधि और हड़प नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। अब हम देखते हैं इस यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता का प्रमुख कारण क्या था? भारत में व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ ही आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदात्मक का मुख्य कारण था। शेर ए मशहूर के नाम से किसे जाना जाता था? तो अपनी बहादुरी और अंग्रेजों के खिलाफ कई कड़े संघर्ष के कारण टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से है जो आपके जाना जाता था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के शक्तिशाली सिख साम्राज्य की राजधानी आपके लाहौर थी। चौथा क्वेश्चन है सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष और किसके द्वारा किया गया? सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1843 ईस्वी में ब्रिटिश सेनापति चार्ल्स नेपियर द्वारा है जो किया गया था। पांचवा क्वेश्चन है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में है जो आपके विलय कर दिया। अगला प्रश्न है आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता के क्या परिणाम हुए? भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए।
1760 ईस्वी में वाड़ीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों के निर्णायक हार हुई। इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसियों का भारत में साम्राज्य बनने का सपना है जो टूट गया और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एकमात्र यूरोपीय शक्ति है जो रह गई थी। दूसरा क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 का क्या महत्व था। लॉर्ड डलहौजी ने टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों से साठगांठ करने का आरोप लगाकर 1799 ईस्वी में है जो टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। टीपू अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टन की रक्षा करते हुए मारा गया और इसके साथ ही मैसूर राज्य की स्वतंत्रता समाप्त हो गई और अंग्रेजों ने वहां सहायक संधि है जो आपके थोप दी। तीसरा प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह की सैन्य व्यवस्था की क्या विशेषता थी। रणजीत सिंह ने अपनी सेना को पश्चिमी तर्ज पर आधुनिकीकरण किया था। उन्होंने अपनी सेना को फौज एक खास नाम दिया। फ्रांसीसी और इतावली सेनापतियों से अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिलवाया। उनका तोपखाना उस समय का एशिया में अंग्रेजों के बाद सबसे बेहतरीन था। चौथा क्वेश्चन है सिंध विलय के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था। अंग्रेजों को डर था कि रूस मध्य एशिया के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है, इसलिए वे सिंध पर कब्जा करके अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करना चाहते थे। साथ ही वे सिंध नदी के माध्यम से होने वाले व्यापार पर भी अपना एकाधिकार है जो जमाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सिंध का है जो विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखो सहायक संधि का मुख्य उद्देश्य भारतीय राज्यों को बिना युद्ध के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लाना। इस संधि को स्वीकार करने वाले राजा को अपनी सेना को भंग करके अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उसकी विदेशी नीति पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण है जो आपके स्थापित हो जाता था। तीसरी यूनिट के दो लघुत्रात्मक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में हुए आंग्ल मैसूर युद्धों के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में मैसूर एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। मैसूर के शासक हैदर अली और उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साम्राज्यवाद का सबसे कड़ा है जो विरोध किया। मैसूर की बढ़ती शक्ति और फ्रांसीसियों के साथ उनकी निकटता अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच हैं जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 1769 तक लड़ा गया। अंग्रेजों ने हैदर अली को कमजोर करने के लिए मराठों और निजाम के साथ गुट बनाया, लेकिन हैदर अली ने अपनी कूटनीति से उन्हें अपनी ओर मिला लिया और हैदर अली ने मद्रास तक चढ़ाई कर दी और अंग्रेजों को मद्रास की संधि करने के लिए मजबूर किया, जो कि अंग्रेजों के लिए एक बड़ी हार थी। दूसरा है आपके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 के बीच चला, जब अंग्रेजों ने हैदर अली के नियंत्रण वाले माहे फ्रांसीसी बस्ती पर हमला किया तो युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। यह युद्ध 1784 में है जो आपके मंगलोर की संधि पर बराबरी के साथ है जो आपके समाप्त हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 ईस्वी में हुआ। टीपू सुल्तान ने जब त्रावणकोर पर हमला किया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू पर हमला कर दिया। टीपू की हार हुई और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी जो उसकी राजधानी थी। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा और 3 करोड़ रुपए हर्जाना भी हैं जो उसे भरना पड़ा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है जो आपके 1799 में हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही टीपू पर फ्रांसीसियों से संबंध रखने का आरोप लगाया। टीपू ने अंग्रेजों की अधीनता सहायक संधि स्वीकार करने से मना कर दिया। 1799 में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान वीरतापूर्वक लड़ता हुआ है जो आपके मारा गया। इसके परिणाम मैसूर पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण हो गया। उन्होंने मैसूर के पुराने वाडियार वंश के एक बालक को गद्दी पर बिठाकर उसे सहायक संधि थोप दी। इस प्रकार दक्षिण भारत में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। दूसरा क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य के उत्थान और उनकी प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 18वीं सदी के अंत में जब मुगल और अफगान शक्तियां कमजोर पड़ रही थी तब पंजाब में 12 छोटी छोटी मिसलों जिसे सिख गुटों में है जो आपके बटा हुआ था। इन्हीं में से हैं जो आपके सुकर चकिया मिसल के नेता महासिंह के घर रणजीत सिंह का जन्म हुआ। रणजीत सिंह ने अपनी अद्भुत बहादुरी, कूटनीति और सैन्य कुशलता से इन बिखरी हुई मिसलों को एक सूत्र में बांधा और एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य उत्थान और इसका विस्तार किस प्रकार हुआ तो लाहौर और अमृतसर पर कब्जा। 1799 में मात्र 19 साल की आयु में रणजीत सिंह ने पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1805 में उन्होंने सिखों की धार्मिक राजधानी अमृतसर पर भी है जो अधिकार कर लिया, जिससे उनका वर्चस्व पूरे पंजाब में है जो स्थापित हो गया।
अमृतसर की संधि जो कि 1809 में हुई, अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रणजीत सिंह ने उनके साथ 1809 में अमृतसर की संधि की। इसके तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया। रणजीत सिंह ने समझदारी दिखाते हुए अंग्रेजों से सीधा युद्ध टाला। तीसरा है साम्राज्य का विस्तार। सतलज के पूर्व में विस्तार रुकने पर उन्होंने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम की ओर लगाया। उन्होंने 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर पर कब्जा करके अफगानों को भारत से जो खदेड़ दिया। महाराजा रणजीत सिंह की प्रमुख उपलब्धियां। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक थे। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी को उच्च पद हैं जो आपके प्राप्त थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी सेना फौज ए खास का निर्माण था। उन्होंने अपनी सेना का आधुनिकीकरण यूरोपीय सेना की तर्ज पर किया, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार और एक शक्तिशाली तोपखाना भी शामिल था। उनके शासनकाल में पंजाब में शांति और अभूतपूर्व समृद्धि आई। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सोने का छत्र छड़वाया। संक्षेप में रणजीत सिंह ने पंजाब को एक स्वतंत्र, गौरवशाली और शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया था। अब तीसरी यूनिट का एक निबंधात्मक क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नीतियों का वर्णन करते हुए पंजाब और सिंध के विलय के कारण तथा परिणामों का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि यह 18वीं सदी के मध्य से शुरू होकर 19वीं सदी के मध्य तक चलने वाली एक सोची समझी आक्रमणकारी प्रक्रिया थी। व्यापार करने आई ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आपसी फूट का लाभ उठाया और साम्राज्यवादी नीतियों के माध्यम से पूरे देश को जो आपके गुलाम बना दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की प्रमुख नीतियां। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीकों को इस्तेमाल किया, जिसमें सीधा युद्ध जैसे कि आपके प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अग्ल मैसूर और अग्ल मराठा युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन दिखाया। सहायक संधि जो कि लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इस नीति के तहत जो आपके भारतीय राजाओं को सुरक्षा का लालच देकर उनकी सेनाएं भंग करा दी गई और उनके दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा दिया गया। इससे राज्य बिना लड़े ही अंग्रेजों के अधीन हो गए, जैसे हैदराबाद और अवध। हड़प नीति जो भी लॉर्ड डलहौजी ने की थी। डलहौजी ने एक नियम बनाया कि जिस राजा का कोई जो आपके सगा पुत्र उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में जो आपके मिला लिया जाएगा, जैसे झांसी और सतारा। सिंध का विलय 1843 ईस्वी में। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों का डर था कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर आक्रमण कर सकता है। इस संभावित खतरे को रोकने के लिए वे अफगानिस्तान और सिंध पर अपना नियंत्रण चाहते थे। जब अंग्रेज प्रथम अग्ल अफगान युद्ध में बुरी तरह विफल हुए, उन्होंने अपनी जेब मिटाने के लिए कमजोर सिंध पर अपना निशाना साधा। सिंध के अमीर अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, फिर भी ब्रिटिश सेनापति चार्ल्स नेपियर ने उन पर संधियां तोड़ने का झूठा आरोप लगाया और 1843 में सैन्य बल से सिंध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यह विलय पूरी तरह से अनैतिक और अन्यायपूर्ण था। स्वयं चार्ल्स नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे क्योंकि यह एक लाभदायक और उपयोगी डकैती होगी। पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में। महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल तक अंग्रेज पंजाब की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सके, लेकिन 1839 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में अराजकता फैल गई थी। सत्ता के लिए दरबार में हत्याएं होने लगी, सेना खालसा बेलगाम हो गई। इस अस्थिरता का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने पंजाब की राजनीति में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रथम अग्ल सिख युद्ध हुआ, जिसमें सिख सेनापति लाल सिंह तेज सिंह की गद्दारी के कारण सिखों की हार हुई। लाहौर की संधि हुई और अंग्रेजों द्वारा पंजाब का आधा नियंत्रण जो पा लिया गया। जल्द ही मुल्तान में मूल राज के विरुद्ध द्वितीय अग्ल सिख युद्ध का रूप ले लिया। गुजरात के निर्णायक युद्ध, तोपों के युद्ध में सिखों की हार हुई। अंततः मार्च 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने एक घोषणा पत्र द्वारा पंजाब साम्राज्य को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया और महाराजा दिलीप सिंह जो कि रणजीत सिंह के पुत्र को पेंशन देकर इंग्लैंड जो यहाँ पर आपके भेज दिया गया। इसके परिणाम क्या रहे? सिंध और पंजाब के विलय के साथ ही भारत की प्राकृतिक सीमाएं अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गई। भारत में अब कोई भी ऐसी स्वतंत्र शक्ति नहीं बची थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। इन अनैतिक विलयों ने भारत के नक्शे को तो लाल कर दिया, लेकिन इससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति भारी असंतोष पैदा हुआ। अंततः 1857 की महान क्रांति के रूप में यह विद्रोह भड़का था। तो इस प्रकार 3rd यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दोस्तों 4थी यूनिट का सारांश और इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बक्सर की युद्ध 1764 के बाद ब्रिटिश ईस्ट
इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से भारत की एक राजनीतिक शक्ति बन गई। भारत में कंपनी के बढ़ते अधिकार और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने समय समय पर कई अधिनियम हैं जो आपके पारित किए। इसकी शुरुआत है जो आपके हुई थी वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट से, जो कि 1773 से। इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसके बाद है जो आपके पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 ने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को है जो अलग कर दिया। चार्टर एक्ट जो कि 1813 ईस्वी में आया था ने कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया, जबकि चार्टर एक्ट 1833 ने प्रशासन का पूर्ण केंद्रीकरण करते हुए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिताओं की शुरुआत है जो आपके की थी। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजों ने भारत में नागरिक, न्यायिक और राजस्व सुधार लागू किए। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। राजस्व के क्षेत्र में अंग्रेजों ने मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं लागू की: स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महावालवाड़ी, जिसका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लगान वसूलना था। भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति समय के साथ बदलती रही। शुरुआत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने घेर की नीति अपनाई, बाद में लॉर्ड डलहौजी ने सहायक संधि के माध्यम से रियासतों की संप्रभुता छीन ली और उन्हें ब्रिटिश निर्भरता में ला दिया। अंततः लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाकर कई रियासत जैसे झांसी और सतारा को जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिससे हैं जो 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अब हम चौथी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सिविल सेवा का जनक है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को है जो कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? चार्टर एक्ट 1813 द्वारा है जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चौथा क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प नीति या व्यपगत नीति सिद्धांत किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो हड़प नीति आपके लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी, जिसे है जो आपके व्यपगत नीति भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उद्देश्य क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट है जो आपके लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और राजनीतिक कार्यों के लिए है जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जो आपके द्वैध शासन भी कहा गया। दूसरा प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1833 की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जैसे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्त कर दिए गए और उसे केवल एक प्रशासनिक निकाय है जो आपके बना दिया गया। तीसरा क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त क्या था? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक मान लिया गया और उन्हें एक निश्चित लगान राजस्व तय समय में देने के लिए तय समय में कंपनी को चुकाना होता था। बाकी बचा हुआ हिस्सा वे खुद हैं जो आपके रख सकते थे। चौथा क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स की घेर नीति क्या थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने कंपनी के क्षेत्रों को मराठों और अफगानों के हमले से बचाने के लिए यह नीति अपनाई। इसके तहत उसने अपने पड़ोसी राज्यों जैसे अवध की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी ली ताकि अंग्रेजों का अपना क्षेत्र सुरक्षित रह सके, और इसे बफर स्टेट की नीति भी है जो आपके कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1853 का क्या महत्व है? चार्टर एक्ट 1853 ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी यानी कानून बनाने वाले और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। इसके अलावा इसने भारत में सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता है जो आपके शुरुआत की, जिससे भारतीयों के लिए भी इस सेवा में जाने के हैं जो आपके द्वार खुल गए थे।
चौथी यूनिट के 2 लघुत्रात्मक क्वेश्चन लगभग 250 शब्दों के, और इसमें है जो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके ये पेपर में आएगा ही। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के कारण और उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर है जो इसके प्रमुख कारण 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक हैं जो आपके बन गई थी, लेकिन कंपनी के अधिकारी भारत में भारी भ्रष्टाचार कर रहे थे और खुद तो अमीर हो रहे थे, जबकि कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ऋण मांगा। इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी के कार्यों को रेगुलेट यानी नियंत्रण करने के लिए 1773 ईस्वी में है जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट पारित कर दिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की प्रमुख विशेषताएं: गवर्नर जनरल का पद, बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति था। परिषद का गठन, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर हैं जो आपके लिए जाने थे। शक्तियों का केंद्रीकरण, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, विशेषकर युद्ध और शांति के मामलों में। इससे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हैं जो आपके नियुक्त किए जाते थे। इसका मुख्य उद्देश्य था न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना, भ्रष्टाचार पर रोक, कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार या बख्शीश लेने के सख्त प्रतिबंध है जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा लगाया गया। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण, कंपनी की गवर्निंग बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह निर्देश दिया गया कि वे भारत से प्राप्त होने वाले राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की सभी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपेंगे। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश प्रशासन के विकास में पहला बड़ा और महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, आपके रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में आया था। दूसरा प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हुए प्रमुख राजस्व और न्यायिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत से अधिकतम धन कमाना था। इसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से राजस्व और न्यायिक प्रशासन में कई बड़े बदलाव किए। राजस्व सुधार, अंग्रेजों ने भारत में अधिकतम लगान वसूलने के लिए 3 प्रमुख व्यवस्थाएं लागू की। स्थायी बंदोबस्त, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल बिहार से इसे लागू किया गया। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया और लगान की राशि हमेशा के लिए है जो आपके तय कर दी गई। इससे कंपनी की आय तो निश्चित हो गई, लेकिन किसानों का भारी है जो शोषण हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था, थॉमस मुनरो द्वारा इसे मद्रास और बंबई में लागू किया गया था। इसमें है जो जमींदार बिचौलियों को हटाकर सीधे रैयत किसानों से लगान समझौता किया गया, लेकिन इसमें लगान की दर 50% तक इतनी अधिक थी कि किसान साहूकारों के कर्ज में है जो आपके डूब गए। महालवाड़ी व्यवस्था, हॉल्ट मैगजी द्वारा उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में इसे लागू किया गया। इसमें पूरे गांव महाल को राजस्व की एक इकाई माना गया और मुखिया के माध्यम से लगान वसूल किया जाता था। न्यायिक सुधार, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीय न्याय व्यवस्था में आधुनिकीकरण किया। वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार, उसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी और एक फौजदारी अदालत की स्थापना की। दीवानी अदालतें कलेक्टर के अधीन थी। कॉर्नवालिस कोड, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया। उसने न्याय और राजस्व प्रशासन को अलग अलग कर दिया। कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां छीन ली गई और जिलों में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है जो की गई। उसने कानूनों का संकलन करवाया जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। बाद में विलियम बेंटिंक ने न्याय में क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग की अनुमति दी। हालांकि ये सुधार देखने में आधुनिक लगते थे, लेकिन वास्तव में ये अत्यधिक खर्चीले थे और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना ही था। चौथी यूनिट का एक निबंधात्मक क्वेश्चन, भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। विशेष रूप से सहायक संधि, हड़प नीति, व्यपगत सिद्धांत जिसे कहा जाता है की विवेचना कीजिए। भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों के प्रति समय समय पर अपनी नीतियों में बदलाव किए। अंग्रेजों की इस नीति को मुख्य रूप से 3 चरणों में समझा जा सकता है: समानता के लिए संघर्ष, घेर की नीति और आपके अधीनस्थ अलगाव की नीति। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति रही है।
घेर की नीति। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कंपनी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, इसीलिए उसने घेर की नीति अपनाई। इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं, विशेषकर बंगाल की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों बफर स्टेट की हिफाजत करना था। अवध के साथ अंग्रेजों की संधि इसी नीति का हिस्सा थी, ताकि मराठों के आक्रमण से बंगाल को है जो आपको सुरक्षित रखा जा सके। दूसरा है आपके लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए एक बेहद ही कूटनीतिक नीति को लागू किया, जिसे सहायक संधि कहा जाता है। इसकी विशेषता थी कि इस संधि को स्वीकार करने वाला राजा को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, जिसका खर्च राजा को ही है जो आपके उठाना पड़ता था। इसके साथ ही राजा के दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था, जो प्रशासन पर पूरी नजर रखता था। राज्य अपनी विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंप देता था। वह अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध या संधि नहीं कर सकता था। इसके बदले अंग्रेज उस राज्य की आंतरिक और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने का वादा करते थे। परिणामतः इस संधि के बिना युद्ध लड़े ही भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता और संप्रभुता छीन ली। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था। बाद में अवध, मैसूर और पेशवा आदि ने इसे हैं जो आपके स्वीकार कर लिया था। अब है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी एक घोर साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। उसने भारतीय रियासतों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए व्यपगत नीति या हड़प नीति लागू की। इसकी विशेषता थी, प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार यदि किसी राजा का अपना कोई सगा पुत्र नहीं होता था तो वह किसी बच्चे को गोद लेकर दत्तक पुत्र ले सकता था, जो उसका उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन डलहौजी ने यह नियम बना दिया कि अंग्रेजों के अधीन या उसके द्वारा बनाए गए राज्यों के शासक अगर बिना सगे पुत्र के मर जाते हैं तो उनका राज्य उनके दत्तक पुत्रों को नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप इस कूटनीति के तहत डलहौजी ने सतारा 1848, जैतपुर और सबलपुर 1849 और बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। इसके अलावा उसने कुशासन, खराब शासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को भी है जो आपके हड़प लिया था। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय रियासतों को पूरी तरह खोखला कर दिया, सहायक संधि ने राजाओं को पंगु बना दिया और हड़प नीति ने उनके अस्तित्व को ही मिटा दिया। रियासतों के शासकों और जनता में अंग्रेजों के खिलाफ गहरा विरोध है जो उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार ये चौथी यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पांचवी यूनिट को कंप्लीट करेंगे, इसका संपूर्ण सारांश और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, लास्ट में ही बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 वर्षों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण ने भारतीयों के मन में भारी असंतोष भर दिया। इसी असंतोष की भारतीय प्रतिक्रिया 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आई। यह विद्रोह केवल सिपाहियों का गदर नहीं था, बल्कि इसमें किसान, जमींदार और पदच्युत राजा भी शामिल हुए थे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व के अभाव और सीमित संसाधनों के कारण यह विद्रोह विफल हो गया, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को है जो हिला दिया था। 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम भारत शासन अधिनियम 1858 था। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया और गवर्नर जनरल को अब वायसराय हैं जो कहा जाने लगा। दूसरी ओर 19वीं शताब्दी में भारत में एक बड़ा बौद्धिक जागरण हुआ, जिसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह और छुआछूत जैसी कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। आधुनिक शिक्षा व महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। इन सुधार आंदोलनों और पश्चिमी शिक्षा के प्रचार ने भारतीयों में राष्ट्र चेतना जगाई। इसके परिणाम स्वरूप कई राजनीतिक संगठनों का है जो आपके उदय हुआ। इन संगठनों ने भारतीयों की राजनीतिक मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से उठाना शुरू किया, जिससे अंततः 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग है जो आपके प्रशस्त हुआ। हम पांचवी यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था।
तो सेना में पहले हैं जो आपके ब्राउन बेस राइफल यूज़ होती थी, लेकिन अब हैं जो आपके एनफील्ड राइफल यूज़ होने लगी, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद भारत का पहला वायसराय कौन बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हैं जो आपके बने थे। तीसरा क्वेश्चन है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना है जो आपके राजा राम मोहन राय ने की थी, जो कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। राव से याद रख सकते हैं आप, रा से हो जाएगा आपके राजा राम मोहन राय और ब से हो जाएगा आपके ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि 1876 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर है जो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने है जो इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन विद्रोह की वास्तविक और संगठित शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की सैनिक छावनी से हुई, जहां सैनिकों ने बगावत करके दिल्ली की ओर कूच किया था। दूसरा क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की दो प्रमुख बातें क्या थी? तो यहाँ पर पहली बात थी कि ब्रिटिश सरकार ने हड़प नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया और रियासतों को गोद लेने का अधिकार वापस दे दिया। अब यहाँ पर दूसरी थी कि ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि वह भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप है जो नहीं करेगी। तीसरा क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के अंत में क्या भूमिका निभाई थी? आपके राजा राम मोहन राय ने प्राचीन हिंदू शास्त्रों का हवाला देकर यह साबित किया कि सती प्रथा का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनके लगातार अभियानों और लेखों से प्रभावित होकर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी है जो आपके घोषित कर दिया था। चौथा क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करना और मुसलमानों को आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए प्रेरित करना था, ताकि वे सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले बने किन्हीं दो प्रमुख राजनीतिक संगठनों के नाम लिखिए। लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन था जो जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए कलकत्ता में बना था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ईस्वी में यह भारतीयों की राजनीतिक मांगों को ब्रिटिश संसद तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, उनको आपको लिखना है। तो 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली सबसे बड़ी और व्यापक चुनौती थी। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना ने इसे कुचल दिया था। इस महान विद्रोह की विफलता के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण थे: केंद्रीय नेतृत्व और संगठन का अभाव। विद्रोहियों के पास पूरे देश के लिए कोई एक सर्वमान्य, योग्य और दूरदर्शी नेता नहीं था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर बहुत बूढ़े और कमजोर थे। विद्रोहियों के पास न तो कोई केंद्रीय संगठन था और न ही कोई स्पष्ट योजना। हर जगह विद्रोह अलग अलग समय पर अलग अलग स्थान पर हुआ था और अलग अलग समय पर हुआ था, जिससे अंग्रेजों को उसे कुचलने का है जो मौका मिल गया था। सीमित विस्तार, तो यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। यह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत, दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी, बिहार तक ही सीमित रहा। दक्षिण भारत, पंजाब, राजस्थान, बंगाल का अधिकांश हिस्सा इस विद्रोह से पूरी तरह है जो आपके अलग रहा, शांत रहा, या है जो आपके बाद में विद्रोह हुआ था वहां पर। अब संसाधनों और आधुनिक हथियारों की कमी, तो यहाँ पर है जो भारतीय सैनिकों के पास अंग्रेजों की तरह आधुनिक हथियार उपलब्ध नहीं थे। तलवार, भाले और पुरानी बंदूकें थी। इसके विपरीत ब्रिटिश सेना के पास नवीनतम एनफील्ड राइफलें, बेहतरीन तोपखाने और असीमित आर्थिक संसाधन थे, जिससे हैं जो अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। और आपके संचार व्यवस्था पर अंग्रेजों का नियंत्रण। अंग्रेजों के पास रेलवे,
टेलीग्राफ तार जैसे आधुनिक संचार व्यवस्था थी। टेलीग्राफ की मदद से अंग्रेज एक जगह से दूसरी जगह सेना को बहुत जल्दी बुला सकते थे और विद्रोहियों की रणनीतियों को पहले ही आपके जान लेते थे। यहाँ पर है जो भारतीयों का ही अंग्रेजों से सहयोग, तो यहाँ पर बहुत सारे शासक ऐसे थे, जो राजा थे, जो कि आपके अंग्रेजों की ओर मिले हुए थे, जिसके कारण भी यह विद्रोह असफल हुआ था। अब दूसरा प्रश्न है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज और राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 19वीं शताब्दी में भारत में अज्ञानता, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों का बोलबाला था, लेकिन पश्चिमी शिक्षा के संपर्क में आने के बाद राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे विचारकों ने भारतीय समाज में एक नई चेतना का है जो आपके संचार किया। इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का भारतीय समाज और राजनीति पर बहुत गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सामाजिक कुरीतियों का अंत हुआ। इन आंदोलनों के सबसे बड़े प्रभाव के रूप में सती प्रथा 1829 ईस्वी में और बाल विवाह, कन्यावध, भ्रूण हत्या, छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथाओं पर कड़ा प्रहार किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 ईस्वी में है जो आपके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इससे महिलाओं की स्थिति में है जो आपके सुधार आया। यहाँ पर है जो आपके महिला सशक्तिकरण और शिक्षा का प्रचार। सभी समाज सुधारकों ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक महिलाएं और निम्न वर्गों की शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक देश का विकास है जो नहीं हो सकता। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में आपके DAV स्कूलों की श्रृंखला शुरू की, जिससे आधुनिक और वैदिक शिक्षा का है जो आपके प्रचार हुआ। सांस्कृतिक गौरव की वापसी। अंग्रेजों ने भारतीयों के मन में यह भावना भर दी थी कि भारतीय संस्कृति पिछड़ी हुई है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी आपके विवेकानंद और इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो और भारतीय दर्शन और वेदों का बखान किया, जिससे है जो लोगों के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति फिर से विश्वास बंधने लगा और फिर है जो लोग भारतीय संस्कृति की ओर आगे आने लगे। 5वीं यूनिट का एक निबंधात्मक क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए तथा इसके ऐतिहासिक परिणामों पर प्रकाश डालिए। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। यह कोई अचानक नहीं हुआ था, सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह एक ब्रिटिश शासन के 100 वर्षों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक शोषण के खिलाफ एक ज्वालामुखी की तरफ फूटा था। 1857 का विद्रोह। 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण थे, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, और यहाँ पर राजनीतिक कारण में लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति ने भारतीय राज्यों में भारी असंतोष पैदा कर दिया। उसने उसकी हड़प नीति व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत झांसी, सतारा, नागपुर आदि राज्यों को अन्यायपूर्ण तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। पद पर कुशासन का झूठा आरोप लगाकर उसे हड़प लिया। इसके अलावा नाना साहब की पेंशन बंद कर दी और मुगल सम्राट बहादुर शाह का अपमान किया गया। ये राजनीतिक कारण थे। आर्थिक कारण, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियां किसानों को बुरी तरह बर्बाद कर रही थी। भारी लगान न चुका पाने के कारण किसानों की जमीनें साहूकारों के पास चली गई। अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति से भारत का पारंपरिक हस्तशिल्प और सूती वस्त्र उद्योग नष्ट हो गया, जिससे लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए थे। सामाजिक और धार्मिक कारण, भारतीय महसूस कर रहे थे कि अंग्रेज उनके धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ईसाई मशीनरियों द्वारा खुलेआम हिंदू मुस्लिम धर्मों की आलोचना की जा रही थी और लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। 1850 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के तहत ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का कानून बना दिया गया। सैन्य कारण और तात्कालिक कारण थे, जैसे कि आपके चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, और ये बहुत सारे कारण थे। अब यहाँ पर हैं जो आपके विद्रोह के ऐतिहासिक परिणाम क्या हुए थे, तो ये हैं जो आपको लास्ट में देखना है, थोड़ा सा है, ये आपको खुद देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।